नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने आज बरोज हफ्ता बहुत मैसिव अनप्रेसिडेंटेड और लीथल हमले इसराइल पर कर दिए हैं। बहुत डीप जाकर उन बेसिस को निशाना बना दिया गया है जिनको अब तक इन 11 महीनों की जंग में निशाना नहीं बनाया जा सका था। और इसराइली मीडिया इस तरह से आज के हमलों को रिपोर्ट कर रहा है कि जैसे वहां पर अर्थक्वेक आ गया हो, जैसे वहां पर जलजला आ गया हो। सही मानों में इसराइल लरज उठा है और उनके वेयर हाउसेस को, स्टोरेज फैसिलिटीज को, इमरजेंसी रूम्स को और जो उनके पर्सोनल्स की जो रिहाइशगाहें हैं उनको कामयाबी के साथ निशाना बना दिया गया है। और हाइफा तक ये अटैक्स किए गए हैं, तिब्रियास तक नाज़रीन ये अटैक्स किए गए हैं। और सफ़ेद जो उनका अहम तरीन सिटी है, जहां पर नॉर्दर्न कमांड है, जहां पर अमरीकी टॉप जनरल ने विजिट किया था, वो तो अब इसराइल के लिए एक फ्रंट लाइन बन चुका है, यानी बॉर्डर एरिया बन चुका है। हालांकि वो कई किलोमीटर डीप है, लेकिन वो बॉर्डर एरियाज की तरह अंडर अटैक, कॉन्टिन्यूअस और नॉन स्टॉप अंडर अटैक इस वक्त आ चुका है। फिर रिपोर्ट्स वहां से ये सामने आ रही हैं कि हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा इस्तेमाल सुसाइड ड्रोन्स का कर रही है और ये वन वे ड्रोन सबसे ज्यादा इसराइल के लिए तबाहकुन साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे ड्रोन्स हैं जिनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा रहा है। यानी देखना, ये वही ड्रोन्स हैं जो ईरान से आए हैं और ये वही ड्रोन्स हैं जो नॉर्थ कोरिया को गए हैं, जो रशिया को गए हैं। और तो इनकी पूरी दुनिया में एक मांग है और ये बड़े ज़बरदस्त ड्रोन्स हैं। तो जो इसराइल का एयर डिफेंस है उसको इन ड्रोन्स ने उड़ा के रख दिया है बड़ी कामयाबी से, बड़ा प्रिसाइजली और 100% एक्यूरेसी के साथ जाकर ये ड्रोन्स अटैक्स कर रहे हैं। तो आज के होने वाले मैसिव हमलों को हम आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ बहुत बड़ी खबर ईरान से सामने आ रही है। ईरान ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसके साथ इजराइल में खलबली मच गई है। जो चाइना और रशिया हैं वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को तमाम फील्ड्स के अंदर, चाहे वो मेडिकल का ही फील्ड क्यों ना हो। और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में ख़ास मदद फराम की जा रही है। और आज ईरान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है कि उन्होंने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस बारे में भी आपको बताएंगे। और वेस्ट बैंक से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। वेस्ट बैंक में तो इजरायली स्नाइपर्स होते हैं और गजा में हम देखें तो वहां पर चले फलस्तीनी स्नाइपर्स हैं, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनी स्नाइपर्स नहीं थे। आज पहली कार्रवाई फलस्तीनी स्नाइपर्स ने की है, तो ये भी अब इसराइल में एक पूरा मातम का समा बना हुआ है। बड़े कामयाब हमले उन्होंने किए हैं। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जो ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च किया है वो भी बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मैं पहले जो हिजबुल्लाह के बहुत बड़े हमले हुए हैं, बहुत सक्सेसफुल अटैक्स हुए हैं और आज एक बार फिर जो रेंज है उसको एक्सपैंड किया गया है, बहुत डीप अटैक्स किए गए हैं। और वन ऑफ द वेरी वेरी सेंसिटिव बेस 282 इसको नाज़रीन कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया है और ये तिब्रियास के एरिया के करीब जो है वो वाक़ है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट और रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट ये वो तिब्रियास है। और इसके एंड ऑफ टाइम के हवाले से भी बहुत सारे तज़किरे मिलते हैं इसी तिब्रियास के बारे में। तो तिब्रियास में नाज़रीन जो है वो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस है उसको निशाना बनाया गया है। और ये वो हमला है जिसका इजराइल आज बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी दूर तो हिजबुल्लाह अटैक्स कर ही नहीं रही थी। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इस बेस को निशाना बनाया गया। और ये सिर्फ खाली एक बेस नहीं है, ये समझ लें उनका एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर यहां पर है, वेयर हाउसेस से लेकर इमरजेंसी सेंटर से लेकर बहुत कुछ है। अब मैं हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ये कितना बड़ा अटैक था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 55 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द अपर गलीली। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान अनाउंस बॉम्बिंग द बेस and headquarters of the 282 artillery and precision missile brigades as well as its armaments and emergency warehouses in Yifta northeast of the Lake Tiberias with dozens of Katyusha rockets। यहां पर उनके इमरजेंसी जो वेयर हाउसेज बने हुए हैं कि जंगी सूरत हाल के अंदर अगर उनको असलहा चाहिए होगा तो या बाकी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होगी, इन वेयर हाउसेज में वो पड़ी हुई है, जिसको आज कामयाबी से अटैक किया गया। और आगे इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि यहां पर कामयाबी से रॉकेट्स और ड्रोन्स आकर टकराए हैं, वहां पर आग लगी है और ये सारे टारगेट्स हिट हुए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है द ऑपरेशन इज इन सपोर्ट ऑफ गाजा। ये गजा की सपोर्ट में सारे हमले हम कर रहे हैं। बेस 282 इज लोकेटेड about 18 kilometers from the Lebanese-Palestinian border and is affiliated with the Northern Command and the Israeli military। ये one of the जो deepest attacks हैं उनमें आज इसका शुमार हो गया है, 18 किलोमीटर डीप। और ये जो नॉर्दर्न कमांड है ये वही कमांड है जो पूरे नॉर्थ को देखती है।
ये वही कमांड है जिस पर अभी जनरल कोरिला सेंटकॉम का जो टॉप कमांडर है वो विजिट करके गया है और ऑपरेशनल प्लान्स को अप्रूव करके गया है। इवन जो सीरिया में अटैक हुआ था उसका भी अप्रूवल वहीं जनरल कोरिला देकर गया है। ये वही नॉर्दर्न कमांड है जो पूरे मतलब नॉर्थ को देखती है, जो मेन उनका ऑपरेशनल रूम है, जो मेन उनका कमांड सेंटर है, उस नॉर्दर्न कमांड के इसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है निशाना बनाया गया है। द बेस इज टारगेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हाउसेज प्रिसीजन वेपन्स एंड मिसाइल्स, अ रिजर्व डिवीजन, कमांड हेडक्वार्टर एंड एडवांस आर्मामेंट सेंटर। मतलब इतना कुछ है और ये इतना बड़ा हमला है, आप अंदाजा करिए कि उनके जो प्रिसीजन वेपन्स हैं वो भी यहीं पर पड़े हुए हैं, उनकी जो रिजर्व का कमांड हेडक्वार्टर्स हैं वो भी यहीं पर हैं, और एडवांस आर्मामेंट जो सेंटर है वो भी यहीं पर है। ये कोई मतलब जैसे नॉर्मल बेसिस होती है ना, ये वो बेस नहीं है। यानी ये पूरी जंग के लिए जो कुछ उनको चाहिए वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। जो 282 ये जिसको आज निशाना बनाया गया है, इसमें हर चीज़ है और इमरजेंसी सूरत हाल के लिए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, असलहा और प्रिसीजन मिसाइल्स, ये सारे के सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और उनको कामयाबी से, यानी इजराइल के वेयर हाउसेस को जहाँ पर उनका सबसे एडवांस असलहा पड़ा हुआ है, उसको कामयाबी से निशाना बना दिया गया है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। इजरायली मीडिया, हिजबुल्लाह हैज एक्सपेंडेड द रेंज ऑफ फायर एंड इज फोकसिंग ऑन सफेद एंड तिब्रियास एरिया एंड रोश पिना। ये वो एरियाज हैं जो 15-15 किलोमीटर, 18-18 किलोमीटर डीप एरियाज हैं। सफेद का इतना इंपॉर्टेंट एरिया, तिब्रियास का इतना इंपॉर्टेंट एरिया, रोश पिना का इतना इंपॉर्टेंट एरिया। कल रोश पिना पर पहला अटैक हुआ है और अब इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से अपनी जो रेंज है उसको एक्सपेंड कर दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह वी आल्सो टारगेटेड द आर्मामेंट एंड इमरजेंसी वेयर हाउस ऑफ बेस यफ्ता विद डजन्स ऑफ काटूशा रॉकेट्स एंड एक्सप्लोजन्स शेक द अपर गलीली रीचिंग तिब्रियास। मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इजरायली मीडिया इस तरह से चीखों पुकार कर रहा है कि जैसे जलजला आ गया हो, इसराइल सही मानों में लरज के रह गया हो। वो कह रहे हैं ऐसे धमाके हुए कि अपर गलीली शेक कर गया, हिल के रह गया, और ये जो जमीन को हिला देने वाले और इसराइल को लरजा देने वाले धमाके थे, ये तिब्रियास तक इनकी शिद्दत जो है वो सुनी गई। हिजबुल्लाह टारगेट्स नॉर्दर्न कॉर्प्स गलीली डिवीजन, रिजर्व बेस हेडक्वार्टर एंड इट्स स्टोरेज इन अमियाद बेस विद डजन्स ऑफ काटूशा रॉकेट्स। एक और बेस को जहां पर उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज भी हैं, उनको कामयाबी से निशाना बना दिया है। फिर इजरायली मीडिया, सायरन साउंड अगेन इन अ लार्ज नंबर ऑफ नॉर्दर्न सेटलमेंट्स। एक बार फिर कई एक बड़ी सेटलमेंट्स, नंबर ऑफ सेटलमेंट्स के अंदर सायरन्स बज रहे हैं। एक बार फिर वहां पर अटैक्स हुआ, यानी दर्जनों सेटलमेंट्स अंडर अटैक आई हैं। जो मैं शायद इंट्रोडक्शन में नहीं बताया कि सिर्फ मिलिट्री जो फैसिलिटीज है उनको निशाना नहीं बनाया गया। दो तर्ज के हमले थे। पहली बात तो यह है कि हमले डीप थे, दूसरा के मिलिट्री यूनिट्स को, उन मिलिट्री यूनिट्स को जो पहली बार निशाना बने हैं वो इसमें शामिल है, और फिर बहुत सारी सेटलमेंट्स भी ऐसी हैं जो पहली बार निशाना बनी है। तो दोनों जगहों के ऊपर इजरायली सेटलर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इजरायली मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के ऊपर निशाना बनाया गया है। इजरायली मीडिया, कंटिन्यूइंग अटेम्प्ट्स टू एक्सटिंग्विश फायर्स दैट ब्रोक आउट इन द विसिनिटी ऑफ वमियात नियर तिब्रियास एज अ रिजल्ट ऑफ मिसाइल लॉन्च फ्रॉम लेबनान। एक कंटिन्यूइंग अटेम्प्ट इस वक्त जारी है आग को बुझाने के लिए। आग कहां पर लगी है? तिब्रियास में। ये आपके सामने हम इजरायली मीडिया का सबूत रख रहे हैं कि तिब्रियास के अंदर जो 282 बेस को निशाना बनाया गया है और वेयर हाउसेज और सारा, वहां पर आग लगी हुई है, वहां पर कामयाबी से जाकर हिट किया है, और इजरायली फायर फाइटिंग जो टीम्स हैं वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही हैं बुझाने की। आप मुझे बताइए, देखें जो गिलोट बेस है उसके ऊपर क्या इजराइल ने माना कि उनका नुकसान हुआ है? बाद में पता चला कि तारीख के सबसे बड़े 22 इजरायली एजेंट्स मारे गए और 74 जख्मी हुए। ठीक है, इजराइल ने तो अभी तक ऑफिशियली उसको एडमिट नहीं किया। इसी तरह के कई एक वाक़, तो इजराइल क्यों एडमिट करेगा मुझे बताइए? ये मतलब इतनी बड़ी शिकस्त लड़ने वो गजा में गए हुए हैं। गजा पर वो कब्जा करने के बीच पर ये रेस्टोरेंट बनाएंगे, ये पिकनिक पॉइंट बनाएंगे, ये ऐसे होगा, और यहाँ का सारा तेल और ऑयल लूट लेंगे, यहाँ पर नई सेटलमेंट्स बनेंगी। प्लान तो ये था, लड़ने तो वो गजा में गए हुए थे, और हिजबुल्लाह ने इतना उनके मतलब ऐसी बेसिस को अटैक करके उनके परखच्चे उड़ा के रख दिए, तो वो इसको एडमिट करेंगे। अच्छा, एडमिट करेंगे तो फिर बाकी पीछे रहेगा क्या? यानी सारी दुनिया के ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इनको शिकस्त हो चुकी है और हिजबुल्लाह ने जो इनकी सुप्रीमेसी थी उसको उड़ा के रख दिया है।
तो अगर वो अपनी जुबानी भी इसको तस्लीम कर लेंगे तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाएगा, ठीक है। तो वो तो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट का मीडिया और बाकी वेस्टर्न मीडिया वो तमाम इन चीजों को कंफर्म कर रहा है। फिर नाज़रीन जो एक और अजीबोगरीब वाकया हुआ है, हिजबुल्लाह ने मरकेबा टैंक्स को निशाना बना दिया है। मतलब हैरान कुन, हिजबुल्लाह फाइटर्स टारगेट्स मरकेबा टैंक्स ऑन द रुवैसत आलम ज़ैबदीन रोड विद गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉइंग इट एंड सेटिंग ऑन फायर। ये मरकेबा टैंक वो नहीं है जो बॉर्डर के ऊपर सामने खड़ा हुआ था, ये मरकेबा टैंक वो है जो मतलब 2-4 किलोमीटर पीछे किसी रोड के ऊपर चल रहा था और हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइलों के साथ इसको निशाना बना दिया है। ये काम इजराइल करता है, ये इजराइल के ड्रोन्स करते हैं, ये इजराइल की फिजाइया करती है। इन्होंने तो वही टैंक्स तबाह करने हैं ना जैसे हमास करती है कि इनके सामने है टैंक तो फिर तबाह होंगे। जब वो सामने ही नहीं है उसके बावजूद एक बटन दबाकर उनको तबाह करना, मतलब ये क्या है? ये यहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ की तब्दीली का इजहार है और ये इस बात का इजहार है कि इजराइल जो एक सुपर पावर यहाँ की समझा जाता था मिडिल ईस्ट की, वो मामला खत्म हो चुका है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या ये याहिया सिमर के लेटर के बाद हो रहा है जो उन्होंने अपने हाथ से लिखकर हसन नसरुल्लाह को भेजा, तो क्या ये उसके बाद हिजबुल्लाह ने इतने बड़े हमले जो है वो एस्केलेट कर दिए हैं? बहरहाल जो भी है, आप जरा इजरायली मीडिया की चीखें इस वक्त सुन लीजिए। हम अपनी बात नहीं करते, अपनी कोई तजिया आपके सामने नहीं रखते, इसराइली मीडिया का बयानात आपके सामने रखते हैं। इसराइली मीडिया हैज सफेद ऑल्सो बिकम द फ्रंट लाइन of conflict for Israel. What is the next city? Will it be तिब्रियास और हाइफा? यानी सफेद वो कह रहे हैं कि अब एक फ्रंट लाइन हमारा सिटी बन चुका है। फ्रंट लाइन से क्या मुराद है? फ्रंट लाइन से मुराद ये है कि देखें जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, जब भी जंग छिड़ती है तो वो तो कॉन्टिन्यूस अंडर अटैक आ जाते हैं, वहां पर तो जो एक्टिविटी है वो हर तरह की खत्म हो जाती है, यानी मुकम्मल इवैक्यूएशन हो जाती है और मुकम्मल तौर पर बिजनेसेस सारी चीजें ठप हो जाती हैं। यानी वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमले हो रहे होते हैं, वहां से हमले किए जा रहे होते हैं, मतलब वो मुसलसल एट द शूटिंग रेंज होते हैं कि रोजाना उनके ऊपर अटैक्स। जैसे किरियात शमूना है, किरियात शमूना फ्रंट लाइन में शामिल है ना, शिबा फार्म, जिनके ऊपर रोजाना ही हमले होते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन किरियात शमूना पर हमला ना हुआ। तो अब वो सफेद जो इंपॉर्टेंट तरीन सिटी है और कई किलोमीटर पीछे है, वो कह रहे हैं कि क्या अब ये भी हमारा फ्रंट लाइन बन गया है? अच्छा, अगर ये भी फ्रंट लाइन बन गया है तो इसका मतलब अगली बारी फिर हाइफा की है, अगली बारी फिर तिब्रियास की है। तिब्रियास जिस पर आज अटैक हुआ है, लेकिन क्या अब तिब्रियास रोजाना की बुनियाद पर अंडर अटैक आएगा? ये वो बात कर रहे हैं। और इस बात को अगर आप समझे तो ये हिजबुल्लाह की कामयाब तरीन हिकमत अमली है। देखिए, हिजबुल्लाह को पहले दिन से ये आइडिया था कि अगर जंगबंदी नहीं होती, जिसके चांसेस उनको लग रहे थे कि नहीं होगी, तो फिर उनको लंबी जंग लड़नी है। तो वो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बढ़ा रहे हैं, यानी एक एक करके वो शहर इनके तबाह करते चले जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और चीप वेपन्स के साथ ये सारा काम सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी तमाम जो हथियार है वो इनके ऊपर टेस्ट भी कर रहे हैं, इनका एयर डिफेंस भी टेस्ट कर रहे हैं। अगर पहले दिन वो तिल अवीव या हाइफा तक पहुंच जाते तो फिर ये नहीं होना था। ये खास हिकमत अमली का जो है वो नतीजा है और इसमें बड़ी प्लानिंग और सिस्टमैटिक और पैटर्न के साथ हिजबुल्लाह एक के बाद एक शहर फिर दूसरा। अब देखें ना, सफेद अगर सारे का सारा खाली हो जाता है तो ये कितनी बड़ी शिकस्त होगी। और फिर सफेद के बाद अगला को आने नहारिया और हाइफा, तो वो तो आखिरी स्टॉप है ना हिजबुल्लाह का। मतलब हाइफा तक जब पहुंच गए तो वो तो आखिरी स्टॉप है। हाइफा से पहुंचे मुराद तेल अवीव एक ही बात है। तो इधर से वो सारे इजराइलियों को निकाल कर सेंट्रल इजराइल में भेज रही है हिजबुल्लाह और फिर वो पहुंचेगी खुद सेंट्रल इजराइल पर। वहां से फिर इजराइलियों को भागने की जगह कहां मिलेगी, मुझे बताइए। देखिए, आप एक बात को समझिए, अगर पहले दिन हमला होता हाइफा में तो ये जो नॉर्थ की सारी आबादी है यहां पर तो वही एक्टिविटी चलती रहती ना, बिजनेस एक्टिविटीज और बाकी सारा निज़ाम जिंदगी, और इजरायली घरों में बैठे होते। अगर पहले दिन ही हाइफा में निशाना बनाया जाता तो उन्होंने यहां से पहले इनको धकेला है सेंट्रल इजराइल में। आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 माह बाद जब जंग सेंट्रल इजराइल तक पहुंचेगी तो मुझे बताइए उस दिन इजरायली कहां जाएंगे, उस दिन कहां भागेंगे? वापस तो वो आ नहीं सकते, साउथ में भी नहीं जा सकते, साउथ में भी तो यमन उधर से अटैक कर रहा होगा, तो कहां जाएंगे? ठीक है, तो बैरून मुल्क ही जाएंगे वो जो जा सकते होंगे। ठीक है, तो ये खास स्ट्रेटजी है, ये एक लंबी जंग है, ये एक लंबी रेस है जिसको 75 सालों में सबसे डिफरेंट हिकमत अमली के साथ लड़ा जा रहा है। आज तक कोई मुसलमानों की ताकत इजराइल के साथ इस हिकमत अमली के साथ नहीं लड़ सकी जिस तरह आज हिजबुल्लाह लड़ रही है। तो ये अनबिलीवेबल है और मार्वलस स्ट्रेटजी है जिसने भी ये बनाई है। अब जरा आगे देखिए,
इजरायली मीडिया मजीद क्या चीख रहा है कि उनके पास तो फौज ही नहीं है, वो मल्टी फ्रंट वॉर किस तरह से लड़े। इजरायली मीडिया, द इजरायली आर्मी सेज दैट देयर आर नॉट इनफ फोर्सेस टू बी ड्रैग्ड इनटू अ मल्टी फ्रंट वॉर, दैट वी डू नॉट नो हाउ इट विल एंड। हमारे पास इनफ फोर्सेस नहीं है कि हम एक मल्टी फ्रंट वॉर के अंदर ड्रैग हो जाएं। द आर्मी सेज दैट देयर आर नॉट इनफ फोर्सेस टू वेज वॉर इन द नॉर्थ एंड वी आर एट वॉर इन द साउथ। हम जब साउथ में एक वॉर में हैं तो फिर हम नॉर्थ में जंग अगर छेड़े, नॉर्थ से मुराद हिजबुल्लाह के साथ जंग, तो ये हमारी सलाहियत अब नहीं रही है, हमारे पास वो फोर्सेस नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत तबाहकुन साबित होगा। ठीक है, तो ये उस सारी हिकमत अमली का नतीजा है कि जिसमें इजरायली आर्मी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुकी है और अब उनको समझ नहीं आ रही कि फौज को कहाँ कैसे रखना है। और इजरायली मीडिया और उनके एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारे पास तो फौज है ही नहीं हिजबुल्लाह से लड़ाने के लिए। ये कौन है जो रोजाना खड़े होकर कहता है कि हिजबुल्लाह को स्टोन एज में भेज देंगे। अच्छा, अब जरा 4 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने क्या तबाही मचा दिया। वन वे ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स, वो क्या कर रहे हैं। हिजबुल्लाह's UAVs pose great challenge to Israeli defense, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। हिजबुल्लाह ड्रोन्स are the main challenges to air defense and they breach their targets without the ability to intercept them। ये ऐसे ड्रोन्स हैं जिनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, ये जबरदस्त सलाहियतें रखते हैं। It highlighted the fact that Hezbollah's one-way attack drones are impacting their targets as Israel's top-tier Iron Dome system and fighter aircraft fail to bring them down। ये ऐसे सुसाइड ड्रोन्स हैं, ये ऐसे वन-वे ड्रोन्स हैं जिनको इजराइल की एयरफोर्स और आयरन डोम ना इंटरसेप्ट कर पा रहा है और ना उनको मतलब जारी बात तबाह नहीं कर पा रहा है। उनको मतलब उधर फिजाइया भी जोर लगा रही है, आयरन डोम भी जोर लगा रहा है, दोनों मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अनबिलीवेबल सलाहियतें हैं जो हिजबुल्लाह ने हासिल कर ली हैं। द एक्सप्लोसिव लेडन ड्रोन्स targeted the positions and dwelling areas of Israeli occupation forces in the bases, dealing confirmed hits। कामयाबी के साथ वो जाकर हिट्स कर रहे हैं। Such attacks have become a near daily occurrence। ये इतनी बड़ी हिस्टोरिक चीजें अब रूटीन की चीजें इजराइल के लिए बन चुके हैं। मतलब इजराइल की इतनी तबाही हो रही है कि अब ये चीजें रूटीन की बन चुकी हैं, जो अगर 7 अक्टूबर से पहले इस तरह का कोई हमला किया जाता तो उसको मतलब इतना बड़ा देखा जाता कि ये क्या हुआ है कि ड्रोन्स आए हैं और इतनी मतलब कामयाबी हासिल कर लिया है, वो अब डेली रूटीन बन चुकी है। विद एंडलेस वीडियोस इमर्जिंग ऑफ द ड्रोन्स स्विमिंग देयर टारगेट्स। इतनी ज्यादा वीडियोस आ रही हैं कि सबूत के तौर पर देखा जा सकता है कि टारगेट हिट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि हिजबुल्लाह साथ साथ वो फिल्मिंग ड्रोन्स भी भेजती है, जब टारगेट हिट होते हैं तो वो सबूत भी हासिल कर लेते हैं। एज एक्सपेंसिव इजरायली एयर डिफेंस मिसाइल्स एंड फाइटर जेट स्ट्रगल टू कंटेन द इनकमिंग अटैक्स। वही आयरन डोम और इजरायली ये बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फिजाइया भी उसको रोकने में नाकाम है। और ये $500 के ड्रोन्स हैं, $1000 के ड्रोन्स हैं, $2000 के ड्रोन्स हैं जिन्होंने इनकी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फिजाइया को मात दे दी है। अच्छा, तो ये हिजबुल्लाह के ड्रोन्स की ये सलाहियत है कि वो कर क्या रहे हैं। अब नाज़रीन, ईरान ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, इस हवाले से 2 हेडलाइंस मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत बड़ी कामयाबी, ईरान जबरदस्त हिकमत अमली के साथ, जबरदस्त विजन के साथ और जबरदस्त बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो तब्दीली ईरान ला रहा है ये कोई मतलब सैक्रिफाइसेस देना पड़ती हैं, कुर्बानियां देना पड़ती हैं। किसी हेजिमोनिक पावर से लड़ना, वक्त के सबसे बड़े फिरौन से लड़ना, ये कोई आसान काम नहीं होता। अगर आप बतौर एक फर्द लड़ रहे हैं तो भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, अगर आप बतौर नेशन लड़ रहे हैं तो पूरी की पूरी नेशन को कुर्बानियां देना पड़ेंगी। और पिछले 45 साल ईरान के आप उठाकर देख लीजिए जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, उनके मिलिट्री जनरल्स, पॉलिटिकल शख्सियात, उनके लोग, और फिर तालीम के मसाइल, हेल्थ के मसाइल, ट्रैवलिंग के मसाइल, तिजारत के मसाइल, बहुत सारी कुर्बानियां जो ईरानियंस ने दी हैं। लेकिन ईरानियंस सबड्यू करने के कायल नहीं है, वो झुकने के कायल नहीं है, तो इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये मिडिल ईस्ट का मतलब पहला मुल्क है जिसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। और इस्लामी दुनिया में समझ लें कि अगर कोई एक आध को दूसरा हुआ तो हुआ, ये ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने आज सैटेलाइट लॉन्च किया है। चमरान 1 research satellite weighs about 60 kilometers and its main mission is to test hardware and software systems to prove orbital maneuvering technology. We successfully launched the research satellite Charman 1 via the Gaim 100 satellite carrier into an orbit of 550 किलोमीटर above sea level। तो इससे पहले जो सैटेलाइट मदद है वो रशिया और चाइना से आ रही है। रशिया और चाइना 2 काम कर रहे हैं, एक तो अपने सैटेलाइट आर्मीज के जरिए मदद भी दे रहे हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, दूसरा ईरान की जो सैटेलाइट पावर है उसको बढ़ा रहे हैं।
यानी ईरान की जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में मदद दे रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त कॉपरेशन तीनों मुल्कों में इस वक्त जारी है। तो बहुत खुशाइंद बात है कि ईरान ने ये कामयाबी हासिल की है और बाकी इस्लामी दुनिया को भी मुत्तहद होना होगा और मिलकर इस ये जो शैतानी ताकतें हैं इसका सामना करना होगा। और ये सब की बका की जंग है, ये सिर्फ फ़लस्तीन की नहीं है। आखिर में दो हेडलाइंस मैं वेस्ट बैंक से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी स्नाइपर्स ने आज पहला ऑपरेशन सर अंजाम दिया। वैसे आज बरोज़ हफ्ता बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई हैं और वेस्ट बैंक में भी पहली बार फ़लस्तीनी स्नाइपर सामने आए हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड और नेबलस बटालियन reveals that Balata group carried out a sniper operation against Israeli settlers on Mount Gerizim, achieving a confirmed injury and the perpetrators withdrew। फिर इसके अलावा जो बाकी हमले हो रहे हैं, we targeted Israeli military movements with pre-prepared explosive devices, achieving confirmed injuries। जो बाकी वो हमले मिसाल के तौर पे कर रहे हैं कि जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगा रहे हैं वो भी साथ साथ हमले जारी हैं और अब फ़लस्तीनी स्नाइपर्स भी मैदान में उतर चुके हैं। तो ये इस वक्त के नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन तफसीलात आ रही हैं जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।